दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कहानी 30 सालों तक रहस्य बनी रही। दोस्तों जब उसके बाद में इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो लोगों को पता ये चला कि इस केस का खुलासा 30 साल के बाद में महज एक कोका कोला की कैन से हो गया। आखिरकार कोका कोला की कैन से कातिल तक पुलिस कैसे पहुंची, ये पूरी कहानी बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से भरी पड़ी है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों असल में इस कहानी की शुरुआत होती है वॉशिंगटन से, और वॉशिंगटन में एक गाँव आता है जिस गाँव को एक्मी नाम से जानते हैं। और इसी एक्मी नाम के इस गांव में एक लड़की रहा करती है। इस लड़की का नाम है मैंडी स्टेविक। मैंडी स्टेविक बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से फ्रीक्वेंटली फ्री लड़की थी, और साथ के साथ ये ऐसी लड़की थी कि जो अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया करती थी। 1989 का ये वो दौर था। मैंडी स्टेविक ये डेली सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाया करती थी, और एक नदी पड़ती है नॉक्सेक नदी, इसी नदी के पास में जाकर ये अपनी जॉगिंग किया करती थी। मैंडी स्टेविक का ये डेली का रूटीन था। एक दिन 1989 को ही मैंडी स्टेविक सुबह सुबह अपनी जॉगिंग के लिए निकलती है, लेकिन उसके बाद वो लौट कर नहीं आती है। मैंडी स्टेविक अचानक से कहीं गायब हो जाती है। यकीन मानिए दोस्तों, मैंडी स्टेविक जिस एरिया में रहा करती थी उस एरिया में लोग अपने घर का दरवाज़ा तक बंद नहीं करते थे, क्योंकि इस पूरे एरिया के अंदर सेफ्टी ही कुछ ऐसी थी। लिहाजा इस तरीके से मैंडी स्टेविक का गायब होना ये पूरे इलाके के लिए एक शॉकिंग सा न्यूज़ होता है, और पूरे इलाके में इस खबर को सुनने के बाद में मातम सा छा जाता है। क्योंकि दोस्तों मैंडी स्टेविक जब सुबह सुबह अपनी जॉगिंग के लिए गई थी, जिसमें ये भागकर जॉगिंग किया करती थी, तो ये नदी किनारे वाले रास्ते से दौड़कर उस पार जा रही थी। और उसके बाद में जब ये घर नहीं पहुंचती है तो मैंडी की जो माँ होती है ये घबरा कर पुलिस थाने फ़ोन करती है, एंड पुलिस थाने में फ़ोन करने के बाद में कहती हैं कि उनकी जो बेटी है ये सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकली थी, लेकिन फिर लौट कर नहीं आई। मैंडी के पास में उसका फ़ोन भी नहीं था, और न उसने कभी किसी से मिलने का कुछ प्लान किया। मैंडी के बारे में शहर के अंदर किसी को कुछ भी नहीं पता है। न मैंडी के किसी ने कदमों के निशान सुने, न मैंडी की किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। न जाने मैंडी कहाँ चली गई है। हम लोगों ने हर जगह ढूंढ लिया है। जब ये खबर उस पूरे इलाके के अंदर फैलती है तो पूरी इलाके के अंदर सन्नाटा सा पसर जाता है। दोस्तों जब पुलिस इस तरीके की बात सुनती है तो पुलिस भी इस पूरे मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती है, और उसके बाद में इस केस को सॉल्व करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाती है। लेकिन दोस्तों जितना पुलिस इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, ये केस उतना ही ज़्यादा उलझता चला जा रहा था। क्योंकि एक्मी का ये छोटा सा एरिया, अक्सर यहाँ पर लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से और भली भांति जानते थे। ऐसे एरिया से एक लड़की का अचानक से कहीं गायब हो जाना, और ना उस लड़की को किसी ने देखा, ना किसी ने उसकी आवाज़ सुनी, ना कदमों की आहट, ये पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा हैरानी की बात थी। और दोस्तों पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी, लेकिन कई दिन गुजर जाते हैं, उसके बावजूद भी पुलिस को इस पूरे केस के अंदर कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है। अब दोस्तों दिन ब दिन गुजरते चले जा रहे थे, समय लगातार बीत रहा था, लेकिन मैंडी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। शुरुआत में पुलिस को ऐसा लगा कि शायद ये जो केस है ये बहुत सीधा और सिंपल सा केस होगा, लेकिन जितना पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करती जा रही थी, इस केस के अंदर उतनी ही गहराई थी, और इस केस के अंदर पुलिस को कुछ भी ऐसी मदद नहीं मिल पा रही थी, ऐसा इनपुट, ऐसी लीड नहीं मिल पा रही थी कि कम से कम पुलिस इस केस का खुलासा कर सके। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, और दोस्तों पुलिस के जो हाथ थे वो लगातार खाली ही रहते हैं। शुरुआत में पुलिस को ये भी लगने लगा था कि शायद मैंडी ने अपने आप को खुद ही गायब करने का फैसला कर लिया है, लेकिन बड़ी हैरानी की ये बात थी कि मैंडी जो थी ये परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छी थी, समझदार भी थी, केयरिंग भी थी। ऐसे में मैंडी अपनी फैमिली को छोड़कर क्यों गायब होगी, ये पुलिस के लिए एक तरीके से ऐसा सवाल था जिसका जवाब पुलिस के पास में भी नहीं था। शुरुआत में जो पुलिस वाले होते हैं मैंडी के जानने वालों से कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं, तो थोड़ा बहुत पुलिस को इनपुट ये मिलता है कि मैंडी अपने एक दोस्त से मिली थी, और उसके बाद से वो कहाँ चली गई, कहाँ नहीं गई, इसके बारे में किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिस लड़के से मैंडी मिली थी, क्या वो लड़का मैंडी के गायब होने के पीछे हो सकता है? क्या उसका कोई हाथ हो सकता है? क्या उसमें इसकी कोई शरारत हो सकती है? लेकिन दोस्तों धीरे धीरे पुलिस जब इस केस में आगे बढ़ती है तो ये मामला रहस्यमय होता चला जाता है। पुलिस लगातार जानने वालों से, हर लोगों से पूछताछ कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ में बिना सबूतों के ऐसे आगे बढ़ पाना या फिर किसी का नाम ले लेना ये बड़ा मुश्किल था। इधर मैंडी के जो माता पिता थे, बाकी उसके जो रिलेटिव्स, जो दोस्त थे, वो भी मैंडी को हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैंडी है उसका कहीं से भी कोई पता नहीं चल पा रहा था। हालांकि दोस्तों इस पूरी घटना के अंदर समय लगातार गुजरता चला जाता है,
और माता पिता को और बाकी जानने वालों को मैंडी के बारे में कोई सी भी कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिलती है। वक्त गुजरता है, लेकिन दोस्तों फाइनली पुलिस को इस पूरे केस के अंदर ऐसा इनपुट मिलता है जो शायद पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला था। शायद 30 साल के बाद में कातिल का पता चलने वाला था, क्योंकि दोस्तों पुलिस ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन ज़रूर की थी, लेकिन इस पूरे केस में अभी तक तकरीबन 30 साल का लंबा अरसा गुजर चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने या फिर मैंडी के परिवार वालों ने आस नहीं छोड़ी थी। और दोस्तों इसी दौरान पुलिस को एक ऐसा सबूत, एक ऐसा प्रूफ मिलता है जिससे शायद इस केस का खुलासा हो जाता है। दरअसल पुलिस को उस एरिया से एक ऐसी कोका कोला की कैन मिलती है जिस पर जब डीएनए सारी चीज़ें चेक की जाती हैं तो पता ही चलता है कि इस पे मैंडी का डीएनए और साथ के साथ एक और व्यक्ति का डीएनए मौजूद था। जब उसके बारे में पता लगाया जाता है तो ये व्यक्ति का नाम जैक होता है। जैक जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था और वहीं से चूंकि एक कारखाने में काम किया करता था तो उस दौरान उसी नदी के पास से जाया करता था जिस नदी पर मैंडी टहला करती थी। और वहीं पर जैक की जो नीयत थी वो मैंडी के ऊपर ख़राब होती है। उसके बाद में वो चाहता है कि वो किसी तरीके से मैंडी को टच करे, उसके साथ पानी में कूद जाए, इस तरीके की दिमाग में उसकी चीज़ें आती थी। अब दोस्तों पुलिस जब मैंडी को इस बारे में जब पुलिस को सब पता चलता है, मैंडी की डिटेल्स पता चलती है, तो पुलिस जो थी वो जैक को अरेस्ट करती है। एंड जैक को अरेस्ट करने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है और साथ के साथ पुलिस को जो प्रूफ मिले थे उसमें डीएनए में जो चीज़ें सामने आई थी उसमें जैक का नाम आया था। यानी जैक का डीएनए सैंपल उस डीएनए सैंपल से मैच हो रहा था जो कि उस कोका कोला की कैन पे था। दरअसल मैंडी जब जॉगिंग के लिए गई थी तब उसके पास वो कोका कोला की कैन मौजूद थी और जिस समय जैक ने उसकी बेरहमी से हत्या की तो उस समय जैक ने उससे वो कोका कोला की कैन छीनी थी। दोस्तों 30 साल के बाद में जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ और जब जैक को अदालत के अंदर लेके जाया गया तो कोर्ट ने जैक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और दोस्तों मैंडी के परिवार वालों को एक राहत की सांस मिली कि आखिरकार 30 साल के बाद ही सही लेकिन उनकी बेटी के हत्यारे को सज़ा मिली। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे 30 साल के बाद में एक महज कोका कोला की कैन से इस पूरे केस का खुलासा हो गया। तो आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।